पीएम मोदी के कार्यकाल में देश ने काफी विकास किया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि क्यों वो भारत के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक है। पीएम मोदी ने अपने फैसले से ये साबित कर दिया है कि वो जो कहते हैं उससे ज्यादा देश के लिए करते हैं, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग उनका परिवार हैं। ये दौर भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक चेतना को वर्षों की मानसिक गुलामी और गुमनाम भय से मुक्त करने का है। देश की मेहनती जनता ने 2014 में अपनी बागडोर संघ, सनातन और संस्कृति के प्रति श्रद्धा और भारत की प्रतिष्ठा को समृद्ध करने वाली पार्टी बीजेपी के हाथ में सौंपकर इस नए भारत का सूत्रपात कर दिया था। 2014 में सरकार में आने के बाद वर्तमान मोदी सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने सबसे पहले ऐसे निर्णय लेने का साहस दिखाया जिससे वो हम पूरी तरह से स्वतंत्रता की सौंधी महक को अनुभव कर सकें। आजादी का अमृत महोत्सव, G20 में भारतीय नेतृत्व, स्वच्छ भारत, नशा मुक्त भारत, 3 तलाक की मुक्ति, सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, CAA, ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा जैसे तमाम विचार इस देश की जनता को पहली बार सुनने देखने को मिले हैं। जबकि पहले की कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगी रहती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं यानी फ्रीबीज की घोषणा करने की होड़ पर बहुत सख्त नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि बिना जरूरतमंद और सक्षम लोगों में फर्क किए सबको मुफ्त सुविधाएं बांटना तुष्टीकरण है, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली संशोधन नियम 2024 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इस गंभीर मामले की जांच करने का आदेश दिया है। देश की शीर्ष अदालत ने एक बहुत ही कड़वा लेकिन व्यवहारिक सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर सरकार हर चीज मुफ्त देगी और सीधे खाते में पैसे भेजेगी तो लोग मेहनत और काम क्यों करेंगे। CJI सूर्यकांत ने कहा है कि लोगों को काम करने के अवसर देना जरूरी है ताकि वो सम्मान के साथ जी सकें। मुफ्त राशन, गैस और बिजली की आदत लोगों से काम करने की प्रेरणा छीन सकती है, जो किसी भी देश के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सुनवाई के दौरान तमिलनाडु में सबके बिजली बिल राज्य सरकार द्वारा भेजने की नीति पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने पूछा कि क्या ये वाकई जनहित में है कि जो लोग बिल भरने में सक्षम हैं उनका बोझ भी सरकार उठाए। जज साहब ने स्पष्ट किया कि एक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य गरीब बच्चों की पढ़ाई और बीमारों की मदद करना है, लेकिन जो लोग भुगतान कर सकते हैं उनसे लागत वसूलना राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद जरूरी काम है। सुप्रीम कोर्ट ने घाटे में चल रहे राज्यों की वित्तीय हालत पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये राज्य मुफ्त योजनाओं के लिए पैसा कहां से ला रहे हैं। अदालत का मानना है कि अगर राज्यों के पास अतिरिक्त पैसा है तो उसे स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के निर्माण में खर्च किया जाना चाहिए, न कि चुनावी घोषणाओं में। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपनी इन नीतियों पर दोबारा विचार करने की चेतावनी दी है ताकि देश के विकास की रफ्तार प्रभावित न हो। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि फ्रीबीज पर रोक लगनी चाहिए और आप CJI सूर्यकांत की बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस और गुड CJI जरूर लिखिए ताकि राजनीतिक दलों को साफ संदेश जाए कि देश के लोग फ्रीबीज के खिलाफ हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे कोर्ट से राहुल गांधी के लिए आई है बुरी खबर। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं। अब राहुल गांधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज करवाने सुल्तानपुर पहुंचे। वो जिले की MP MLA कोर्ट में पहुंचे। पेशी के बाद राहुल गांधी ने कहा, मुझ पर लगे सभी आरोप राजनीतिक हैं। आपको बता दें, कोर्ट ने राहुल गांधी को आखिरी मौका देना तलब किया है। अदालत की ओर से उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए 20 फरवरी को आखिरी मौका दिया गया था। कोर्ट ने सफाई सबूत के लिए अगली तारीख 9 मार्च दी है। वहीं कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर एक और जमीन घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में करोड़ों रुपए के नगर निगम के प्लॉट बेहद कम दाम पर कांग्रेस भवन ट्रस्ट को दिए गए थे। बीजेपी नेता और पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय है। गांधी परिवार सिर्फ और सिर्फ सरकारी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करता है, जैसा कि हमने नेशनल हेराल्ड केस में देखा। इसीलिए कांग्रेस को हड़पू परिवार कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। नेशनल हेराल्ड केस में हमने देखा था कि कांग्रेस ने किस तरह से सरकारी संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति बना लिया।
इस तरह रॉबर्ट वाड्रा किसानों की जमीन हड़प कर उस पर निजी व्यवसाय करते हैं। वहीं भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर एक समझौते पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए गए। हालांकि इस मामले पर अब सीधे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मुझे नहीं पता लोग इसकी आलोचना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका देश मजबूत होता है। दर्शकों, कांग्रेस ने एक बार फिर गंदी राजनीति करने की कोशिश की है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। इस दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में टॉपलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने मोदी विरोधी नारे भी लगाए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह बिना शर्ट के प्रदर्शन किया, उसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से हंगामा किया, ये देश की छवि खराब करने की कोशिश है। कांग्रेस देश का मान सम्मान भूल गई है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस पर करारा वार करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय शर्म ऐसे समय में जब भारत एक प्रतिष्ठित वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने नवाचार और नेतृत्व का प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी ने गरिमा की जगह व्यवधान का रास्ता चुना है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिखर सम्मेलन स्थल पर नग्न होकर हंगामा किया, जो स्पष्ट रूप से भारत को विश्व मंच पर शर्मिंदा करने के उद्देश्य से किया गया कृत्य था। अमित मालविया ने आगे लिखा कि जब देश खुद को एक वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तब ऐसा आचरण केवल उन लोगों के हितों की पूर्ति करता है जो भारत को लड़खड़ाते हुए देखना चाहते हैं। राजनीतिक विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करना नहीं। भारत इससे बेहतर का हकदार है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी पर शर्म आती है। राहुल गांधी के निर्देश पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन में हंगामा किया। इसके साथ ही भंडारी ने ये भी कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। दर्शकों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के एआई वीडियो प्रकाशित करने के आरोप में लोकसभा विशेषाधिकार विभाग ने कांग्रेस मीडिया सेल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में 3 दिनों के अंदर सभी नेताओं के अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया, अन्यथा सदन की अवमानना और विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करने की बात कही गई। जानकारी के अनुसार बीजेपी सांसद विष्णु दत्त शर्मा की शिकायत के आधार पर लोकसभा के विशेषाधिकार विभाग ने कांग्रेस सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत और एआईसीसी के 8 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस जारी किया है। सचिवालय ने ये कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ एक अपमानजनक कैरिकेचर और एआई वीडियो प्रकाशित करने के बाद उठाया। लोकसभा सचिवालय के निदेशक बाला गुरुजी ने 11 फरवरी को ये आधिकारिक पत्र भेजकर सभी आरोपियों से स्पष्टीकरण मांगा है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर ओम बिरला को बीजेपी की चुनावी बॉन्ड नीति की आलोचना करते, राहुल गांधी की प्रशंसा करते और ये कहते हुए दिखाया गया कि भाजपा डूब जाएगी। इस मामले में लोकसभा सचिवालय के विशेषाधिकार विभाग ने कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत समेत 8 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन नेताओं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पीकर का अपमानजनक कैरिकेचर और एआई वीडियो प्रसारित कर सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का गंभीर आरोप है। बीजेपी सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कांग्रेस के मीडिया विभाग ने जानबूझकर भ्रामक एआई तकनीक और आपत्तिजनक तस्वीरों का इस्तेमाल किया। ये पूरा विवाद सोशल मीडिया पर साझा की गई उस सामग्री से शुरू हुआ जिसमें डीप फेक या फिर एआई जनरेटेड इस वीडियो को माना जा रहा है। शिकायतकर्ता का तर्क है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की छवि खराब करने के लिए तकनीक का दुरुपयोग करना संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन है। यदि कांग्रेस नेता तय समय में संतोषजनक सफाई नहीं दे पाते तो उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गाज गिर सकती है। वहीं कार्रवाई के बाद कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर अपना वीडियो शेयर कर लिखा कि नरेंद्र मोदी एआई पर बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरते हैं। पिछले 6 हफ्तों में कांग्रेस के एआई से बने 9 वीडियो इस देश के कायर प्रधानमंत्री ने डिलीट करवाए। इन सभी वीडियो में एआई जनरेटेड लिखा था। बीजेपी और खुद पीएम मोदी तो सच के
नाट्य रूपांतरण से भी डरते हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि डरपोक मोदी सरकार अपनी पुलिस से मेरी टीम के 21-22 साल के युवाओं को फोन कर डराती और धमकाती है। मेल भेजना है, फोन करना है, मुकदमे करना है तो मुझ पर कीजिए। मैं सोशल मीडिया की प्रमुख हूँ। मोदी जी, आप 20 साल के युवाओं से लड़ रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के लोग एआई का इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं और जब पोल खुल जाती है तो तिलमिला जाते हैं। कांग्रेस के पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब के मामले को लेकर भी एआई वीडियो शेयर किया गया था और पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन खुद पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने ये बताकर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया था कि किताब तो अभी छपी ही नहीं है और जो सरकार कह रही है वो सच है। दर्शकों, संसद के बजट सत्र का पहला चरण भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर काफी हंगामेदार रहा है। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वहीं अब बजट सत्र के दूसरे सत्र के शुरू होने से पहले बीजेपी ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं और पूर्व पीएम राजीव गांधी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का रहस्य क्या है? उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व पीएम राजीव गांधी ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की जिद की और इसी चक्कर में 1989 में विपक्ष के 63 सांसदों को लोकसभा से निलंबित तक कर दिया गया था। निशिकांत दुबे ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार द्वारा ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक बेटा मां के हथियारों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा था। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री की हत्या के बाद इस मामले की जांच के लिए ठक्कर आयोग को गठित किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व न्यायमूर्ति एमपी ठक्कर कर रहे थे। इस आयोग ने सुरक्षा कर्मियों, मेडिकल स्टाफ की लापरवाही और हत्या में विदेशी एजेंसी या फिर आंतरिक साजिश की जांच की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग की इस रिपोर्ट में कई गंभीर खामियों की ओर इशारा भी किया गया था। रिपोर्ट में इंदिरा गांधी के सहयोगी रहे आर.के. धवन की भूमिका भी संदिग्ध रही थी। हालांकि सरकार ने बाद में इसे खारिज कर दिया था। वहीं 1989 में बीजेपी के कई सांसदों ने राजीव गांधी सरकार से मांग की कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। रिपोर्ट पेश करने को लेकर कई सांसदों ने जबरदस्त हंगामा भी किया था, जिसके बाद एक साथ लोकसभा के 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर लोकसभा में निशिकांत दुबे ने सब्स्टिट्यूटिव मोशन भी पेश किया है। इसको लेकर निशिकांत दुबे ने कहा है कि यदि स्पीकर साहब ने हमारे मोशन को स्वीकार कर लिया तो मेरे पास जितने भी साक्ष्य है जनता के सामने हम उसे रखेंगे। इसके बाद पार्लियामेंट जो फैसला करे। इसके अलावा दुबे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी इस देश के लिए खतरनाक व्यक्ति साबित हो रहे हैं। वहीं असम में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उसके पहले कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का जिन्ना कह दिया, तो बीजेपी नेता की ओर से भी उन पर जोरदार पलटवार किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने गोगोई को पाकिस्तान का एजेंट और पाकिस्तान का मियां तक कह दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जय हिंद ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान का मियां गौरव गोगोई कहते हैं हेमंत असम के जिन्ना है। वो फिर आगे लिखते हैं हेमंत असम मियां है, आप पाकिस्तान के एजेंट हैं और मियां हैं। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने गौरव गोगोई से 8 सवालों के जवाब मांगे हैं। शहजाद पूनावाला ने गोगोई से एक्स पर पूछा है कि आपकी पत्नी एलिजाबेथ गोगोई ने 18 मार्च 2011 से 17 मार्च 2012 तक पाकिस्तान में क्यों काम किया? भारत आ जाने के बाद भी आपकी पत्नी की सैलरी पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख क्यों दे रहा था या उसका इंतजाम किया? क्या आप सहयोगियों के साथ दिसंबर 2013 में पाकिस्तान गए थे? पाकिस्तान में रहने के दौरान आप डिजिटली अनुपलब्ध क्यों थे? आपने रावलपिंडी समेत कई शहरों का दौरा क्यों किया जहां पाकिस्तान आर्मी का मुख्यालय है? इसके अलावा भी बीजेपी प्रवक्ता ने कई सवाल उनसे पूछे हैं। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। दर्शकों, नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 9 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मामले में गांधी परिवार और दूसरों को जवाब फाइल करने के लिए समय दिया। इसके साथ ही 9 मार्च को सुनवाई के लिए ईडी की याचिका को लिस्ट कर दिया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपी पक्ष को और समय दिए जाने पर आपत्ति जताई। मेहता ने कहा कि उन्हें 2 महीने पहले नोटिस दिया गया था। बता दें कि 22 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने गांधी परिवार और अन्य को मुख्य पिटीशन के साथ साथ ईडी की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया था जिसमें 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले में ईडी ने चार्जशीट खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल राउज रेवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ किया था कि ईडी चाहे तो इस मामले में आगे जांच जारी रख सकती है। इसी आदेश के खिलाफ अब ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, साथ ही यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया। एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत सामने आए हैं। एजेंसी के अनुसार एजेएल की संपत्तियों को बेहद कम कीमत पर हासिल करने की साजिश रची गई और इसके जरिए अवैध रूप से लाभ उठाया गया। वहीं ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले पर राहुल गांधी पर एफआईआर की मामले की सुनवाई टल गई है। 19 फरवरी को इसकी सुनवाई लखनऊ हाई कोर्ट में होनी थी, लेकिन समय की कमी के चलते ये नहीं हो पाई। अब अगली तारीख 23 फरवरी तय की गई है। लखनऊ कोर्ट के 28 जनवरी 2026 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। गौरतलब है कि दोहरी नागरिकता को लेकर राहुल गांधी पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने 28 जनवरी 2026 को राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता के मामले में एफआईआर दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की ओर से दायर आवेदन में लखनऊ मजिस्ट्रेट अदालत के 28 जनवरी 2026 के आदेश को चुनौती दी गई है। ऐसे में इस मामले में भी राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें